हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं आधुनिक और उत्तर आधुनिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अभी तक कुछ स्टेट लेवल और अन्य एग्जामों में जो है पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। आंद्रे गुडर फ्रैंक के मतानुसार विश्व पर किस प्रकार का प्रभुत्व है? तो फ्रैंक के अनुसार विश्व पर किस प्रकार का प्रभुत्व देखा जाता है? समाजवाद का, एक महानगरीय केंद्र, साम्यवाद, एक महान औद्योगिक केंद्र का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि आंद्रे गुडर फ्रैंक के द्वारा विश्व के केंद्र में या प्रभुत्व के रूप में महानगरीय केंद्रों को देखा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व के विकासशील देशों में आधुनिकीकरण का विचार गहरी अपील रखता है। कथन सही है। कारण दिया है, किसी एक क्षेत्र में आधुनिकीकरण को लंबे समय तक रोक रखना कठिन है, जबकि अन्य क्षेत्र आधुनिकीकृत हो रहे हों तो सामाजिक व्यवस्था में भीषण तनाव हुए बिना संभव नहीं है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें जो क्या है सही हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन की बात हो रही तो एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, अर्थात व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, फिर भी आप समझ आइए कथन एवं कारण दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं देता है। अगला है, किसने कहा है कि वैश्वीकरण विश्व चेतना की एक संपूर्ण के रूप में तीव्रता प्रदान करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एंथनी गिडिंग्स, आर रॉबर्टसन, डी.एन. धनागरे और एम फेराटी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आर रॉबर्टसन। तो आर रॉबर्टसन को वैश्वीकरण का जो है पिता या जनक कहा जाता है, क्योंकि समाजशास्त्र में इसका प्रयोग इन्होंने 1952 में सर्वप्रथम किया था। तो इस बार भी इनसे संबंधित एक कॉन्सेप्ट आया था जिसमें इन्होंने संस्कृति प्रभुत्व की बात कही थी वैश्वीकरण या औद्योगिकरण के संबंध में। तो ऐसा प्रश्न जो है इस बार के नेट एग्जाम में पूछा गया था। अगला है, किसने अभिव्यक्तिशील क्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? कम्युनिकेटिव एक्शन। तो कम्युनिकेटिव एक्शन की बात कौन करते हैं? कार्ल पॉपर, जुर्गेन हैबरमास, एच.जी. गेडामेर, निकोलस लुहमैन। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा जुर्गेन हैबरमास है, जिन्होंने कम्युनिकेटिव एक्शन या अभिव्यक्तिशील क्रिया की बात कही है। तो यह भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह भी बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, यह कथन किसका है? जॉर्ज रिटर, जे हैबरमास, एंथनी गिडिंग्स या वर्नर सोमबार्ट। तो यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है या प्रोजेक्ट है, तो यह जो कथन संबंधित है जुर्गेन हैबरमास से संबंधित है। इन्होंने कहा कि आधुनिकता अभी पूरी तरह आई नहीं है, इसीलिए हमें आधुनिकता पर फोकस करना चाहिए। उत्तर आधुनिकता एक नकारा शब्द है। तकनीकी कारक अकेले मानव का जीवन दशाओं को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है, सही है, गलत है, दोनों है या कोई नहीं है। तो तकनीकी कारक जो है अकेले मानव जीवन के दशाओं को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, यह कथन जो है सही है। अगला है, आधुनिक समाज शासित है अभिसमयों द्वारा, विधि शासन द्वारा, दैवी शक्ति द्वारा या शारीरिक बल द्वारा। तो आधुनिक समाज की जो विशेषता देखी जाती है वह विधि शासन या तार्किक सत्ता कह सकते हैं। दुर्खिम के शब्दों में सावयवी एकता या वाला शासन देखा जाता है। तो इन सब रूप में आधुनिक समाज को देखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है, औद्योगिकतावाद, तकनीकी प्राथमिकता सुमेलित है। नगरीयतावाद में सामाजिक विजातीयता या विषमता, यह भी सही है। पूंजीवाद में समानतावाद देखने को मिलता है, तो यह सही नहीं है। उपभोक्तावाद में बृहद जन स्तरीय उत्पादन होता है, यह भी कथन सही है। तो यहाँ पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पूंजीवाद में समानतावाद न होकर विषमतावाद देखा जाता है। अगला है, किसने उत्तर आधुनिक समाज को घायल समाज कहा है? जा बॉड्रिलार्ड, फर्नांडिस सॉसरे,
डी केलनर, सी लेविस्ट्रास। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जा या जीन बॉड्रिलार्ड जो है, इन्होंने उत्तर आधुनिक समाज को एक आहत समाज या घायल समाज कहा है। इसका दृष्टिकोण है कि आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है। जुर्गेन हैबर्मास, जॉर्ज रिक्टर, एंथनी गिडिंग्स या वर्नर सिम्बार्ट। तो ये देख रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जो है जुर्गेन हैबरमास है। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, लगभग हर एग्जाम में एक मान के लिए हैबरमास का फेवरेट क्वेश्चन है, यही है, पूछा जाता है। अगला है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड कल्चर चेंज। पुस्तक के लेखक कौन है? गैरी ग्रोच, कीथ टुफिन, टच रहीन रेनेन या मधु विश्वनाथ। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कीथ टुफिन, जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल चेंज नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला है किसने सही कहा है कि निर्धन देशों को जीवन के पश्चिमी प्रारूपों के नकल के उद्देश्य को अस्वीकार कर देना चाहिए? जॉन टिम्बरजेन, सी ब्लैक, गुन्नार मिल्डर या मैक्स मिलन। तो गुन्नार मिल्डर कहते हैं कि हमें जो निर्धन देश या गरीब देश हैं उनको पश्चिमी देशों की नकल नहीं करना चाहिए, या उनका नकल करने के उद्देश्य जो है उसको अस्वीकार कर देना चाहिए। अगला है किसने कहा कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? पीटर हैमिल्टन, जॉर्ज रिचर, वार्नर सोमबार्ट या एंथनी गिडिंग्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा एंथनी गिडिंग्स। एंथनी गिडिंग्स ने आधुनिक समाज को जो है रनवे सोसाइटी या भगोड़ा समाज कहा है। एंथनी गिडिंग्स ने ही रिफ्लेक्सिव सोसाइटी की बात, आधुनिक समाज को रिफ्लेक्सिव सोसाइटी भी कहा है, और आधुनिक समाज की इन्होंने व्याख्या टाइम और डिस्टेंस के आधार पर किया है। इनके अलावा इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक समाज को इन्होंने बहुआयामी या मल्टी डायमेंशनल भी कहा है, और एक शब्द इनसे संबंधित है जगर नॉट। तो इन्होंने आधुनिकता को एक जगर नॉट कहा है। तो ये सब कुछ एंथनी गिडिंग्स से जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इनकी बुक्स जो है बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं खास करके यूजीसी नेट के लिए। अगला है आंद्रे गुडर फ्रैंक के मतानुसार विश्व पर किसका प्रमुख है? तो इसे हम पीछे देख चुके हैं, एक महान केंद्रीय केंद्र। ये भी देखिए 2-3 बार रिपीटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। अगला है वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण रूप से तीव्रता प्रदान करता है। तो एंथनी गिडिंग्स, रॉबर्टसन, डी धनाग्रे या एम फेराल्टी। तो वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण रूप में तीव्रता प्रदान करता है। तो यह जो मानना है यह रॉबर्टसन का मानना है। अगला है, और देखिए सेम प्रश्न को दूसरी तरह यहाँ पर दिया है कि विश्व चेतना को धनीभूत करने वाली एक प्रक्रिया वैश्वीकरण को मानते हैं। तो एंथनी गिडिंग्स, रॉबर्टसन, डी धनाग्रे या फेराल्टी। तो रॉबर्टसन है। देखिए घुमा कर यही जगह दो है, अलग अलग तरीके से जो है प्रश्न पूछ लिया गया है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिकता से उत्तर आधुनिक सांस्कृतिक प्रभावों का प्राधान्य आता है और परंपराओं में बदलाव होता है। जनजातीयवाद का उन्मूलन कर देने से या खत्म कर देने से। तो यह जो है कथन गलत है। विधिक प्रतिमानों को लागू करने से, यह सही है। आय बढ़ाने से, यह भी सही है। राज्य की प्रभुता को मजबूती बनाने में। तो आधुनिकता से आधुनिक सांस्कृतिक प्रभाव का प्राधान्य आता है। इस संदर्भ में जो है परंपराओं में बदलाव होने के जो कारण होते हैं उसमें विधिक जो प्रतिमान होते हैं अर्थात तार्किक प्रतिमान होते हैं उसको लागू करने पे होता है। आय, व्यक्ति का जब आय बढ़ जाता है उस कारण से भी परिवर्तन होता है, और राज्य की प्रभुता को मजबूत बनाने से भी जो है परिवर्तन आता है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 2, 3 और 4। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम
अर्थव्यवस्था के नेटवर्क का सर्वोत्तम रूप प्रस्तुत करता है। उत्पादन, निवेश, वितरण, उपभोग। वितरण, उत्पादन, निवेश, उपभोग। उत्पादन, वितरण, निवेश, उपभोग। निवेश, उत्पादन, उपभोग और वितरण। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा डी। सर्वप्रथम हम निवेश करते हैं, उसके बाद निवेश से हमें उत्पादन प्राप्त होता है। उत्पादन का व्यक्ति जो है उपभोग करता है और उपभोग करने के बाद उसको वितरण अर्थात डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बेचता है। अगर बढ़ जाता है तो उसका क्या होता है, बिक्री होती है या मार्केट में जाता है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह डी होगा। अगला है आधुनिकीकरण के बारे में निम्नलिखित संयोजकों में से कौन सा सही है। तो यह भी एग्जाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, खास करके भारतीय समाज में आधुनिकीकरण के परिप्रेक्ष्य में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विसरण तथा प्रसंस्कृति ग्रहण, उद्विकास तथा परसंस्कृति ग्रहण, उद्विकास तथा विसरण, उद्विकास तथा पुनर्जन्म। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि आधुनिकीकरण के संयोजन के बारे में जो है विसरण अर्थात प्रसारण और परसंस्कृतिकरण जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खास करके भारतीय समाज में, भारत समाज में औद्योगिकरण हुआ नहीं था, उसका जो है प्रसार होकर भारतीय समाज में आया था, जिसके कारण भारत में औद्योगिकरण या आधुनिकीकरण आया। अगला है आधुनिकता को एक भगोड़ा समाज कहा है, तो यह एंथनी गिडिंग्स है। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। निम्न में से किसने संरचनात्मक आधुनिकीकरण की पहचान की और भारत के सशक्त पक्ष के रूप में की है। एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, गुन्नार मिल्डर, क्लिफोर्ड गिब्स। तो यहाँ योगेंद्र सिंह ने संरचनात्मक आधुनिकीकरण की पहचान भारत के सशक्त पक्ष के रूप में की है। अगला है भारत में किसने आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो किसे भारत में आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या देवेंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जो है आधुनिकी भारत के पुनर्जागरण काल के जनक माने जाते हैं। तो यह स्टेट लेवल के क्वेश्चन और पीजीटी जैसे पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है आधुनिकता निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं जुर्कीन हैबरमास की आवश्यकता बताई है। अर्थात किसने आधुनिकता की निम्न आवश्यकताएं बताई। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो हैबरमास प्रजातंत्र की बात करते हैं, पूंजीवाद की बात करते हैं, पब्लिक प्लेस अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रों की बात करते हैं और रैशनैलिटी तार्किकता की बात करते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह चारों हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक आधुनिकीकरण की विशेषताएं हैं। संरचनात्मक विभेदीकरण में वृद्धि, प्रदत्त अभिमुखता, विसरित संबंध या जाति भक्ति। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा संरचनात्मक विभेदीकरण में वृद्धि जो है आधुनिकीकरण की एक प्रमुख विशेषता है। अगला है उस विचारक का नाम बताइए जिसने आधुनिकीकरण में अपने विचार को व्यक्त नहीं किया है निम्न में से। वाई सिंह अर्थात योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, यहाँ ए.पी. दुबे ना, एस.सी. दुबे और एम.एन. श्रीनिवास, ऑस्कर लेविस। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा ऑस्कर लेविस है, जिन्होंने आधुनिकीकरण के संबंध में अपने विचार जो है व्यक्त नहीं की है। अगला है सतत विकास से अभिप्राय है। स्वचालित एवं स्व अग्रसित आर्थिक विकास, बचत एवं विनियोजक उच्च दर, आर्थिक वृद्धि को सर्वचालित बनाना, पर्यावरण को अस्त व्यस्त किए बिना अर्थात नुकसान पहुँचाए बिना आर्थिक वृद्धि करना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है पर्यावरण को अस्त व्यस्त अर्थात बिना नुकसान किए बिना आर्थिक विकास करना सतत विकास होता है। अगला है निम्न में से कौन सा यंत्र रचना सिद्धांत से संबंधित नहीं है। लियोनिड हर्विज, अमर्त्य सेन, एरिक मार्क्सिन या रोजर मायरसन। तो यंत्र रचना सिद्धांत के से कौन कौन जुड़ा है। तो लियोडोन
लियोनिड हर्विज, एरिक मार्क्सिन और रोजर मायरसन जो है यंत्र रचना सिद्धांत से जुड़े हैं, जबकि अमर्त्य सेन नहीं जुड़े हुए हैं। अगला है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। पुस्तक किसने लिखी है? एम.एन. श्रीनिवास ने, एम.एस. गोरे ने, योगेंद्र सिंह ने या एम.एस. राव ने? तो राइट आंसर हो जाएगा योगेंद्र सिंह है, जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक लिखी है। तो इनकी सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली पुस्तक है। अगला है फ्रेडरिक जेम्सन के अनुसार सांस्कृतिक प्रभु का आशय है। सांस्कृतिक दृष्टि से संप्रभु जाति वह संस्कृति जो अन्य संस्कृतियों पर हावी या छाई होती है। अत्यंत विषम रूपात्मक, सांस्कृतिक दृष्टि से प्रभावशाली व्यक्ति। तो सांस्कृतिक प्रभु का जो जेम्सन का मतलब था कि एक सोसाइटी में अलग अलग संस्कृतियों का मिलना, अर्थात बहुत सी संस्कृतियों का एक साथ रहना सांस्कृतिक प्रभु कहते हैं। इन्होंने कहा कि आधुनिक समाज जो है वह एक सांस्कृतिक प्रभु समाज है, जिसमें एक स्थान पे हमें अलग अलग संस्कृतियां देखने को मिल जाती हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर या कथन का चयन कीजिए। तो जोखिम भरा समाज की बात करते हैं, रिस्क सोसाइटी की बात करते हैं उल्रिच बेक। भगोड़ा समाज रनवे सोसाइटी की बात करते हैं एंथनी गिडिंग्स। रेशनल या तार्किक समाज की बात करते हैं मैक्स वेबर। नागरिक समाज की बात करते हैं फ्रेडरिक हीगल। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वह हो जाएगा हमारा 3rd। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आधुनिक तत्वों से संबंध है, या आधुनिक समाज के तत्व कौन से हैं? संविधा और अनौपचारिक संबंध, श्रम विभाजन और लौकिक विचार, नगरीकरण या औद्योगिकरण या उपरोक्त सभी। तो श्रम विभाजन हमें आधुनिक समाज में देखने को मिलता है और भौतिकवादी दृष्टिकोण या विचार देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने सूचना समाज को समझने के लिए अत्यधिक महत्व वाले अंतराल स्पेस की प्रवाह की संकल्पना दी है? एल्विन गोल्डनर, एल्विन टॉफलर, एंथनी गिडिंग्स, मैनुअल कैसल। तो सूचना परक समाज की बात जो करते हैं मैनुअल कैसल भी करते हैं, इंफॉर्मेशन सोसाइटी। लेकिन अंतराल स्पेस के प्रवाह की जो संकल्पना दी है वह एल्विन टॉफलर ने दिया है। अगला प्रश्न है किसने उत्तर औद्योगिक समाज को व्यक्तियों के बीच क्रीड़ा गेम के रूप में परिभाषित किया है, जिससे सूचना पर आधारित बौद्धिक प्रौद्योगिकी का उद्भव होता है? डेनियल बेल, माल्कोन वाल्टर्स, हेराल्ड गारफिंकल या टॉलगट पार्सन्स। तो राइट आंसर होगा ए, डेनियल बेल ने उत्तर औद्योगिक समाज को व्यक्तियों के बीच क्रीड़ा गेम के रूप में परिभाषित किया है, और इन्होंने कहा कि जिसमें जो है सूचना का आधार जो होगा वह होगा बौद्धिक या कॉग्निटिव प्रौद्योगिकी होगी। अगला है टॉलगट पार्सन्स के अनुसार औद्योगिक समाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लागू होता है? तटस्थता, विशिष्टता परक उपलब्धि, सर्वपरक उपलब्धि या सामूहिकता। तो टॉलगट पार्सन्स के अनुसार जो है तटस्थता की बात की है उन्होंने, सर्वपरक उपलब्धि की बात की है और सामूहिकता की बात की है। तो 1 और 3 और 4 जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला है प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है? श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, श्रमिकों का विस्थापन, बाल श्रमिकों में वृद्धि या संविदा श्रमिकों की वृद्धि। तो प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण जो होगा उससे श्रमिकों की संख्या का विस्थापन होगा, अर्थात श्रमिक प्रवासी हो जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे। अगला है आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार कीजिए।
कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक खेती की ओर रूपांतरण है, सही है। उद्योग क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है, यह भी कथन सही है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है कि आधुनिकीकरण जैसे जैसे बढ़ा है, व्यक्ति निर्वाहक खेती के से स्थानांतरित होकर व्यावसायिक खेती करने लगा या उत्पादन करने लगा। और वहीं जहाँ कार्य जो मशीनों के द्वारा होते थे, पशुओं के द्वारा होते थे, जैसे खेत में हम पहले व्यक्ति होता था और बैलों के द्वारा खेती करता था, लेकिन आधुनिकी के कारण ट्रैक्टर का प्रयोग करने लगा, तो यह भी एक रूपांतरण का कारक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम डिटेल्ड वीडियो या ऑडियो सीरीज लाएँ जिसमें कि, क्योंकि पीपीटी बनाने का टाइम नहीं है और ना हमारे पास उतनी व्यवस्था है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि जो जो एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको हम ऑडियो लेक्चर के तहत आप लोगों को उपलब्ध कराएं। तो ऐसा अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिए। धन्यवाद।